हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन में हमने आपको इससे पहले वीडियो एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन की, उनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपलोड कर दी थी। आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं उसके बारे में। लेकिन जो आज का टॉपिक होने जा रहा है वो हमारा टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हम बात करते हैं तो मेरे जवाब पे सबसे पहले आता है वर्ड बेंजीन का, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे छोटा एग्जाम्पल जो है, बेहतरीन एग्जाम्पल है, वो है बेंजीन। समझ में आ गया। स्टेबिलिटी की वजह से भी हम कह सकते हैं बेंजीन को लेते हैं। और बेंजीन जो है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर के मतलब बेंजीन के समान जो भी स्ट्रक्चर्स होती हैं फ्यूज या आइसोलेटेड फॉर्म में, वो सब के सब हमारे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन्स? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो वर्ड एरोमा है, एरोमा ये ग्रीक वर्ड है, उसमें एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेलिंग। जब एक स्पेशल टाइप की स्मेल आती है जो हमें प्लीजेंट मतलब हमें जो थोड़ा सा मतलब बैड फील ना कराए, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। तो बेंजीन में जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो उसमें एरोमा का अर्थ होता है प्लीजेंट स्मेलिंग, तो इनका ऑर्डर प्लीजेंट स्मेल होता है। अब बात करते हैं बेंजीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, जिसमें बेंजीन के समान स्ट्रक्चर होती है, वो हमारे बेंजीनॉइड कहलाते हैं। और जिनकी स्ट्रक्चर बेंजीन के समान नहीं होती उन्हें नॉन बेंजीनॉइड कहते हैं। दोनों हाइड्रोकार्बन कैसे? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यहाँ दो तरह के स्ट्रक्चर शो करते हैं, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर और नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, और साथ में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आपको जैसा कि हमने इंट्रोड्यूस कराया है, कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर बेंजीन दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन की स्ट्रक्चर ये है बेटा, C6H6 डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, जहां पर डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में होते हैं उसे बेंजीन कहते हैं। मतलब बेंजीन में C6H6 फार्मूला है। अब देखिए बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर, नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड का एग्जांपल हमने यहाँ बहुत सारे हो सकते हैं, बेंजीन लिख दिया है। और नॉन बेंजीनॉइड का एग्जांपल क्या लिखा है? एजिलीन लिखा है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, इसको संयुक्त रूप से कंबाइंडली इसे हम क्या कहते हैं? सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग एरीन कहते हैं। तो दिस इज एरीन्स। जैसे हम लोग एल्केन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन को एल्केन कहते हैं, वैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एरीन कहते हैं। मेन चीज आती है सोर्स ऑफ एरीन। इसमें से क्वेश्चन आपका 1-2 नंबर पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एरीन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सोर्स कौन है? तो आपको बता दें कोल तार। कोल तार इज द मेजर सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब आप कहेंगे कोल तार क्या है? कोल तार कोल से बना है। अब कोल क्या है? कोयले से बना, कोल से बना है। तो जो कोल है उस कोल का अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन कई तरीके का होता है, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। इसमें हम एक रिटार्ड में हम चीज कोयले को बंद करके रख देते हैं, एयर की सप्लाई कम करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद उसमें से फ्यूम्स उड़ती हैं, उसको कंडेंस करते हैं, एक ऑयल प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड कोल तार। समझ में आ गया? जो कंडेंस नहीं होता वो कोल गैस कहलाती है। तो हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे कोयले का तो मुझे कोल तार प्राप्त होगा। और कोल तार देखने में डार्क ब्राउन कलर का स्टिकी लिक्विड होता है। समझ में आ गया? तो ये जो लिक्विड होता है, अब उस कोल तार को हम लेके आ गए। अब उस कोल तार का क्या करेंगे बेटा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि डिस्टिलेशन होता है लिक्विड लिक्विड सेपरेशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। जब किसी क्रूड ऑयल में या किसी भी चीज में, मानो कोल तार में बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो उनका सेपरेशन कैसे करेंगे? लिक्विड लिक्विड सेपरेशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। तो उनको क्या करते हैं? उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। किसी का बॉइलिंग पॉइंट कुछ है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पर वो कंडेंस होकर के उनका फ्रैक्शंस प्राप्त होते हैं। तो जब कोल तार का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? फ्रैक्शन नंबर 1। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं कोल तार का तो मुझको सबसे पहले हल्का तेल प्राप्त होता है, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी एवोपरेट होगा और जल्दी कंडेंस होकर हमें क्या प्राप्त करेगा? भाई एक चीज समझिए, ये फ्रैक्शनेटिंग टॉवर है, हम गर्म कर रहे हैं, तो वेपर्स किसकी जल्दी बनेगी? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो वेपर्स उस लंबी रॉड से निकल करके आ जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, कर लेंगे उसको। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो ऊपर से उड़ेगा, एवोपरेट तो होगा, लेकिन ज्यादा दूर तक वेपर में नहीं रह सकता क्योंकि वो ठंडा होकर नीचे वही गिर जाएगा। समझ में आ गया? तो ये एक सेपरेशन टेक्निक है। इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम थोड़ा लंबा होता है, उसमें बाधाएं बहुत होती है, हिंड्रेंस, जिससे कि वेपर जा पाए जिनकी टेंडेंसी है ज्यादा वेपराइज होने की।
समझ में आ गया। अगर दो कंपोनेंट ए और बी हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है, तो इस तरीके से हम प्रोसेस से उनको हम सेपरेट करते हैं। तो कोलदार का अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? लाइट ऑयल, मिडिल ऑयल, हैवी ऑयल, एंथ्रासीन ऑयल और पिच। इतनी चीजें हमें प्राप्त होती हैं केवल कोयले के कोलदार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। देखिए लाइट ऑयल क्या है, एक पर्टिकुलर रेंज है कि अगर टेम्परेचर 443 केल्विन से कम है, तो उस कम टेम्परेचर, इससे कम टेम्परेचर है, तो उससे हमें बेंजीन, टॉल्यूइन, जाइलिन एज वेल एज यू विल गेट ए रेजिड्यू नेफ्था बचे रहेगा। ठीक है, ये इतनी चीजें प्राप्त होती है। मेन सोर्स बीटीएक्स का, बेंजीन, टॉल्यूइन, जाइलिन का कौन सोर्स है? लाइट ऑयल। ये पूछा जाता है बेंजीन, टॉल्यूइन और जाइलिन का मेन सोर्स कौन है? प्राप्त हम करते हैं कोयले कोलदार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। जब कोलदार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो हमें लाइट ऑयल मिलेगा। इस लाइट ऑयल में इतनी चीजें होती हैं। फिर इस लाइट ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, अभी बंद नहीं हुआ, फिर लाइट ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तब हमको बेंजीन 353 केल्विन में प्राप्त होगी। ये देखो टेम्परेचर बढ़ गया, ये टॉल्यूइन है, ये जाइलिन है, तो मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वान डर वाल्स इंटरेक्शन ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा। बताइए मोलर मास बढ़ रहा है तो ये कम टेम्परेचर, सबसे पहले कौन बॉइल हुआ? सबसे पहले कौन प्राप्त हुआ? बेंजीन, क्योंकि सबसे छोटा वही है, सबसे मोलर मास उसका कम है, तो बेंजीन प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पे क्या प्राप्त हुआ बेटा? दूसरे नंबर पे प्राप्त हुआ है आपका टॉल्यूइन, C6H5CH3, और थर्ड नंबर पे हमें प्राप्त हुआ है जाइलिन। जाइलिन में क्या होता है? बेंजीन से 2 H हटा देते हैं और 2 जगह H हटा करके CH3 लगा देते हैं, तो ये प्राप्त होता है जाइलिन। जाइलिन 3 तरीके होता है, यहाँ पे H लगाओगे तो आर्थो, एक 3 पे लगाओगे तो मेटा, एक 4 पे लगाओगे तो पैरा जाइलिन कहलाती है। ठीक है, तो ये प्राप्त हो गई। ये बड़ा ध्यान रखना है, बेंजीन का मेन सोर्स क्या है? कोलदार, और कोलदार में कौन सा ऑयल है? वो कौन सा है? लाइट ऑयल। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना है बेंजीन का। और कहीं बेंजीन प्राप्त हुई है आपको? और कहीं बेंजीन प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करते हैं लाइट ऑयल की, अब बात करते हैं मिडिल ऑयल की। मिडिल ऑयल में टेम्परेचर रेंज देखिए, टेम्परेचर रेंज देखिए 400, 503 केल्विन, 540 केल्विन। तो यहाँ पर इस रेंज में अगर हम आते हैं, ठीक है आपको 503, 543, इस रेंज में हम आते हैं तो, और ये देखो 443, 503 एकदम मतलब इतना, उसके बाद में चालू हो जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस कम है, हो सकता है थोड़ा बहुत पोर्शन इसमें आ भी जाए बेंजीन का, लेकिन मेजर बेंजीन यहाँ प्राप्त होगी। अब इधर देखो, इस टेम्परेचर रेंज में मिडिल ऑयल में हमको फिनॉल मिल रहा है, क्रिसॉल मिल रहा है, नेफ्थलीन मिल रही है। नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग फ्यूज होती हैं। क्रिसॉल में क्या होता है? CH3 के साथ में OH लग जाता है। जैसे यहाँ पर 2 CH3 है, यहाँ OH कर दीजिए, एक CH3 हटा के, तो बन जाएगा क्रिसॉल। तो क्रिसॉल नेफ्थलीन प्राप्त होती है। इसमें इसमें मिडिल ऑयल में बताइए, मिडिल ऑयल में कौन कौन सी चीज प्राप्त होती है? मिडिल ऑयल में बताइए, फिनॉल, क्रिसॉल, नेफ्थलीन। और हैवी ऑयल में क्या प्राप्त होता है? क्रिसॉल और नेफ्थलीन। ठीक है, और एंथ्रासीन ऑयल क्या होता है? इसका ग्रीन ऑयल कहते हैं, एंथ्रासाइड। समझ आ गया? मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन जाके लिखिएगा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन किसे कहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे कि सर ग्रीन ऑयल तो आपने बता दिया, एंथ्रासीन ऑयल को ग्रीन ऑयल कहते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का केमिकल फार्मूला क्या है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का आप लोग जो है इसको वीडियो को जब देख रहे हैं, लास्ट में इसमें क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे सर ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन ये है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट भी साथ दे रहे हैं। तो एंथ्रासीन ऑयल को हम ग्रीन ऑयल कहते हैं, ये इतनी रेंज में होता है। ठीक है, अब आप देखिए टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, मोलर मास बढ़ रहा है। अब देखिए एंथ्रासीन ऑयल में कितनी बेंजीन रिंग होती है? 3 बेंजीन रिंग होती है। नहीं समझे? बेंजीन की 3 रिंग, अगर देखो एक बेंजीन रिंग है, अब 2 हो गई नेफ्थलीन, अब 3 हो गई तो एंथ्रासीन। मोलर मास बढ़ रहा है, तभी तो इसका फ्रैक्शन का टेम्परेचर भी तो प्राप्त हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा होगा। तो आप देखिएगा एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन और कार्बाजोल। एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन और कार्बाजोल, इसमें देखो तीनों चीजें अलग हैं। जो ऊपर कहीं प्राप्त हुई है, नहीं प्राप्त हुई है, क्योंकि इनके मोलर मास ज्यादा है। इसमें बेंजीन की रिंग, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 होती है, उसमें 4 किसमें? फिनेंथ्रीन में 4 रिंग होती है। यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, 3 है, इसमें 3 की स्ट्रक्चर डायरेक्ट है, वहां 3 ही होती है, लेकिन स्ट्रक्चर अंतर होती है।
ठीक है। अब हम जैसे कहते हैं पिच की बात करते हैं, तो पिच हमारा क्या है, आप क्या करो, आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको जो फार्मूला जो स्ट्रक्चर नहीं आती है आप तुरंत उसको सर्च करना चाहिए नेट पर, उसको पढ़ना चाहिए, समझ में आ गया भाई। आप जब तक एक्टिव नहीं रहोगे तब तक कोई भी कितना अच्छा पढ़ाए आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप भी साथ दीजिएगा, उसको पढ़िएगा, समझिएगा कि कैसे होता है, ठीक है। इधर देखिए पिच क्या है, विटामिन है, जो बचा हुआ जो एवोपरेट नहीं हुआ है उसमें 5 या 6 मेंबर रिंग फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और इस तरीके से ये हमारा सोर्स हो गया, नेचुरल सोर्स जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। अब बात करते हैं कि सर हाई टेम्परेचर पर अगर हम एल्केन का क्रैकिंग करें तो भी प्राप्त हो जाता है, देखिए दिख रहा है सबको, हाई टेम्परेचर क्रैकिंग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हाई टेम्परेचर पर क्रैकिंग जानते हो, पायरोलिसिस ऑफ एल्केन इज कॉल्ड क्रैकिंग, पायरोलिसिस ऑफ एल्केन इज कॉल्ड क्रैकिंग, या थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन इज कॉल्ड क्रैकिंग। भाई पेट्रोलियम जो होता है ना, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्राधन ओलियम, पत्थरों के बीच पाए जाने वाला तेल जमीन के अंदर, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम, पेट्राधन ओलियम, पेट्रा मींस पत्थर, ओलियम माने तेल। बहुत वर्ष पहले भूचाल आया था, सब चीज दब गई थी नीचे, तो नीचे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर क्या बन गया, ऑयल, उस ऑयल का नाम दे दिया गया पेट्रोलियम, दैट इज ए क्रूड ऑयल, समझ में आ गया। जब खुदाई होती तो उसमें हम पाइप डालते हैं तो सबसे पहले गैस निकलती, नेचुरल गैस, उस नेचुरल गैस में 93% सीएनजी, जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, उस नेचुरल गैस के अंदर 93% मीथेन होती है। आजकल देखिएगा सीएनजी जितने व्हीकल्स चल रहे हैं उसमें सबसे गैस कौन सी बड़ी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्यों आई, क्योंकि शहरों में प्रदूषण बढ़ने लगा, प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए, पॉल्यूशन के लेवल को कम करने के लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा करने के लिए उन्होंने डीजल के वाहन को कम किया, क्योंकि डीजल के वाहन में ज्यादा कार्बन होते हैं, कार्बन की संख्या उसमें 15, 16, 17 हो सकती है, उसके जलने से कार्बन में जस्ट कार्बन पार्टिकल ज्यादा आएंगे, बोलो सूखी फ्लेम ज्यादा आएंगी, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या 1 है, उसके जलने से हमें धुआं दिखाई नहीं पड़ता है, स्मोक, समझ में आ गया। इसलिए हम लोग मीथेन का इस्तेमाल करते हैं, समझ में आ गया। तो जिस शहर में पोल्यूशन बढ़ जाता है तो वहाँ डीजल वाहनों पर रोक लगा करके हम वहाँ पर कोशिश करते हैं सीएनजी वाहन चलाए जाए, लेकिन सीएनजी के चलने से ये कह दो कि पोल्यूशन कम हो गया, नहीं, नाइट्रोजन का लेवल उतना ही बढ़ेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। 4 चीजें होती हैं एयर पोल्यूशन में, आरएसपीएम, एसपीएम, NO2, SO2। अब इनका लेवल देखा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, समझ में आ गया। तो अब होता क्या है कि इन सबको समझने के लिए आपको एयर क्वालिटी के बारे में एक एनवायरमेंट केमिस्ट्री चैप्टर है लास्ट 11वीं क्लास में, उसको पढ़ना चाहिए, समझ में आ गया। तो इसलिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एल्केन सोर्स होता है पेट्रोलियम का। अगर हम एल्केनों, बड़े बड़े एल्केनों का क्रैकिंग करें, तोड़ें उनको हाई टेम्परेचर पर, तो छोटे छोटे एल्केन प्राप्त होंगे, या एल्कीन प्राप्त होंगी, या एल्काइन प्राप्त होगी। मान लीजिए एल्काइन प्राप्त हो गई, एथाइन, क्या प्राप्त हो गया, अब एथाइन का पॉलीमराइजेशन कर दो। हमने कॉपर की ट्यूब या आयरन की रेड एंड हॉट ट्यूब पर एथाइन भेजा, तो कई मॉलिक्यूल आपस में मिल करके साइक्लिक फॉर्म बना करके बेंजीन बना लिया, बोलो तो ये क्या बन गया, बेंजीन, बेंजीन इज एरोमेटिक, बोलो बेटा। आपको पता नहीं होगा, हेक्सेन से भी बना सकते हैं, हेक्सेन जानते हो, हेक्सेन का फार्मूला क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है मैं आपको बता दूं, हेक्सेन का फार्मूला है C6, जल्दी बताइए, H12 तो 14, बोलो, ये हमारा हेक्सेन है। अब नॉर्मल हेक्सेन है, नहीं बेटा, ये हेक्सेन बोल रहा हूं, CnH12+2, ये एल्केन है ना, 6 2 12 + 2। अगर हम इसका एरोमेटाइजेशन कर दें, क्या कर दें, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन जानते हो क्या होता है, एरोमेटाइजेशन होता है कि भाई एलिफेटिक है ये, इसको एरोमेटिक में बदल दो, तो इसको बेंजीन में बदल दीजिए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एरोमेटाइजेशन। याद आया, एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं, उस पे प्रोसेस में एनहाइड्रस AlCl3 इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन, समझ में आ गया। अब तुम कहोगे ऐसा इसका किया गया, नहीं, हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, सेम फार्मूला यहाँ C6H6 है, तो यहाँ तो भाई C6H6 नहीं होगा, यानी एल्केन से तुम्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो या तो क्रैकिंग करो या एरोमेटाइजेशन करो, बहुत सी प्रोसेस होती है, तो आप केमिकली कई प्रोसेस से बना सकते हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इतने सोर्स हो गए, और लास्ट में हाई टेम्परेचर पर क्रैकिंग कर देना, या एल्केनों का आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन नहीं एरोमेटाइजेशन, सॉरी एरोमेटाइजेशन कर दीजिएगा,
तो आप प्राप्त कर लेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? ठीक है। आइसोमराइजेशन होता है कि फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर बदल जाए। जैसे नॉर्मल हेक्सेन से आपको बनाना हो आइसोहेक्सेन, नॉर्मल पेंटेन से क्या बनाना हो आइसोपेंटेन, तब आइसोमराइजेशन होता है, वो होता है नाइट्रस Al(CO2)। लेकिन जब एरोमेटाइजेशन होता है तो हम एल्केन को बेंजीन में कैसे बदलेंगे उसके लिए कैटलिस्ट डालते हैं स्पेस। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा। बच्चों देखिएगा, अब हमारा सेकंड टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरीन्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरीन्स। अभी हमने सोर्स ऑफ एरीन्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे बेटा? सोर्स ऑफ एरीन्स पढ़े थे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जनरल फार्मूला बेंजीन या बेंजीन से बने हुए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीनॉइड का CnH2n-6 होता है। जैसे एल्केन का फार्मूला क्या होता है? एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। उसी तरीके से ये है, ये कौन है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ओपन चेन कंपाउंड, इन्हें एलिफैटिक कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ओपन चेन कंपाउंड। बात जब करते हैं इनकी बेंजीन की, एरोमेटिक की, तो CnH2n-6 इसका जनरल फार्मूला है और n की वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 6। और एरीन्स आर साइक्लिक एंड प्लेनर, ये साइक्लिक होने चाहिए। देखो ये साइक्लिक है बेंजीन, और प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब sp2 हिब्रिडाइजेशन। देखिए हर कार्बन में sp2 है, आपने पढ़ा होगा टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन। नहीं पढ़ा तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, हिब्रिडाइजेशन के वीडियोस बने हुए हैं। तो कार्बन में कितने सिग्मा है? 1 2 3। इस कार्बन के चारों तरफ टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है और लोन पेयर इस पे कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये हमारा sp2 हिब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया? sp2। तो जहां sp2 हिब्रिडाइजेशन है वो स्ट्रक्चर प्लेनर होगी। दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रादर देन एडिशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं बेंजीन, एडिशन रिएक्शन नहीं देते। देते हैं ड्रास्टिक कंडीशन में तो सब कुछ होगा। कारण आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको ड्रास्टिक कंडीशन दी जाए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, आप भी पढ़ने लगेंगे। समझ आ गया? नॉर्मली पढ़ते हो तो आप रिएक्टिव हो, नॉर्मली नहीं पढ़ते हो, नॉर्मली जबरदस्ती पढ़ाया जाता है तो वो एक कंडीशन दी गई है। काम सभी कराए जा सकते हैं लाइफ में। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं देते, क्यों? पाई बॉन्ड तो 3 है, एडिशन हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये बॉन्ड यहाँ गिरेगा, स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी वजह से पाई बॉन्ड रेजोनेंस में भाग ले रहा है, स्टेबिलिटी आ रही तो वो स्टेबल हो गया। पाई बॉन्ड यहाँ पर टूट करके कोई चीज को ऐड करने में ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो बेंजीन कौन से रिएक्शन जनरली देते हैं बेटा? बेंजीन कौन से रिएक्शन जनरली देते हैं बता दें? सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में कौन से देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ आ गया? नेक्स्ट आता है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी की पता है? बेंजीन और एल्कीन में मेन अंतर जानते हो क्या है? तो बताओ बेटा, ये कौन है? आपसे कह रहे बेटा बेंजीन, ये कौन है? बेंजीन। और ये बताओ, ये है बेंजीन डबल सिंगल डबल, ये कौन है? साइक्लोहेक्सेन। तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है। ये एडिशन रिएक्शन देगा, ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। समझ में आ गया? तो ये अंतर है, एडिशन नहीं दे, ये दे देगा क्योंकि ये यहाँ पर रेजोनेंस है नहीं। रेजोनेंस कब होता है? रेजोनेंस उस मॉलिक्यूल्स में होता है जहाँ डबल बॉन्ड अल्टरनेट में डबल सिंगल डबल, या डबल सिंगल खाली ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल, या डबल सिंगल लोन पेयर नेगेटिव चार्ज एनाइन हो, और डबल सिंगल लोन पेयर हो, या डबल सिंगल फ्री रेडिकल हो। जब ये कंजुगेशन पाया जाएगा तो उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कैरेक्टर जो प्लेनर हो, साइक्लिक हो, समझ में आ गया, जिसमें रेजोनेंस हो, वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। तो आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाना है। एरोमेटिसिटी कैरेक्टर क्या है? जो एरोमेटिक कैरेक्टर रखेगा वो एरोमेटिसिटी कहलाएगा। नंबर 1, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। नंबर 2, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन पूरे साइक्लिक में घूमने चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है
कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल पूरा रुकावट नहीं है, यहाँ गिरेंगे यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ बताओ डबल सिंगल सिंगल डबल, अब रुकावट है ही, तो ये अल्टरनेट होना चाहिए डबल सिंगल डबल। अब आ जाओ प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन रिंग, n की वैल्यू निकालोगे तो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, हकल रूल का पालन करना चाहिए। आप अगर एरोमेट्रिक पर विशेष रूप से कम समय में 5 मिनट में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में अंतर समझना चाहते हो कॉम्पिटिटिव लेवल पे, तो आप लोग जो है हमारा नाम डालिए केमिस्ट्री बाय डॉक्टर देवेश, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक बोलिएगा, आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, 2 वीडियो आप उनको पढ़ लीजिएगा, आपको एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में अंतर समझ में आ जाएगा अच्छे से, कम समय में 5 मिनट, विद इन 5 मिनट्स you are able to understand distinguish among the aromatic, non-aromatic, anti-aromatic। आगे है प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो बेंजीन में क्या है 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4n+2 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, तो 4n बराबर कितने होंगे 4, तो n बराबर कितना है 1। यहाँ बेंजीन में टोटल एक रिंग आ रही तो n का मान 1 आ गया, अब 1/2 नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अब बताओ नेफ्थलीन है, क्या ये एरोमेटिक है एरोमेटिक, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो बेटा 4n+2 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो n बराबर 2 आएगा। यहाँ पर 4n+2 बराबर 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो डीलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं वो हम यूज करेंगे। अभी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर देखिए 14 है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 निकल के आएगी, तो ये भी बेंजीन एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन भी एरोमेटिक है। एरोमेटिक की पहचान क्या है, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का, अगर लोन पेयर भी हो तो अंदर हो जिससे वो पाई बॉल बना सके, और प्रेजेंस और यहाँ हगल रूल को ओबे करना चाहिए, 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें n की वैल्यू 0.23 आनी चाहिए। जैसे ये लिखा साइक्लोप्रोपीन इल कैटायन, क्या ये एरोमेटिक है देखते हैं, ये साइक्लोप्रोपीन हो गया, इसमें यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कितने हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए किसी कारणवश से तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 ही तो है, sp2 हो गया, प्लेनर हो गया, ये तो प्लेनर है, यहाँ sp2 यहाँ sp2 है। अब डबल सिंगल, अब तुम बहुत सारे डबल सिंगल डबल होना चाहिए, नहीं मैंने ये कंडीशन लिखी रेजोनेंस में डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल खाली ऑर्बिटल लिबर्टी ऑर्बिटल, डबल सिंगल एनाइन, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल फ्री रेडिकल इन द फॉलोइंग व्हिच द मॉलिक्यूल्स हैव following types of conjugation, out of them any one are present in molecule, then you can say the complete delocalization will be takes place। बोलो तो अब यहाँ पर क्या होगा, साइक्लोप्रोपीन इल कैटायन है तो डबल सिंगल, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर गिरेगा तो प्लस कहाँ जाएगा, हाँ अब तो रेजोनेंस बना दो, तो यहाँ पर गिरेगा क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये देखिए रेजोनेंस ये यहाँ गिरेगा तो डबल बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा, बेटा ऊपर चला जाएगा। बोलो सर ये तो पहले वाला ही बन गया, अरे तुम यहाँ बना दो ना, यहाँ पर बना दीजिए, तो यहाँ पर बना दोगे तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, हर जगह प्लस आ गया। तो ये जो चीज है, एक चार्ज अगर फैमिली में किसी की एक प्रॉब्लम आई और वो चार्ज सबको दे दे, फैमिली ज्यादा बड़ी होगी तो चार्ज देर में उसके पास आ पाएगा, उसके पास गया उसके पास गया उसके पास गया प्लस, तो स्टेबिलिटी का ये वो है। अब आप सिंगल फैमिली में रह रहे हो तो चार्ज आपको ही बियर करना पड़ेगा, इसलिए लोग ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं आज की डेट में। पहले लोग पूरी फैमिली में सब एक साथ रहते थे 50 लोग, तो वहां पर स्ट्रेस कम आता क्योंकि वहां डाइल्यूट हो जाता था, समझ में आ गया। अब आजकल हम उन्हीं से कंपटीशन करने लगे चीजों में, तो प्रॉब्लम स्ट्रेस तो ज्यादा आना स्वाभाविक है, ठीक है, तो इसलिए चीजों को समझिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहली बात समझ में आ गई सबको, एरोमेटिक कंडीशन 3 कंडीशन है, प्लेनरिटी, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, हगल रूल का पालन करना चाहिए। बोलो अब बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। देखो ये है पायरोल, पायरोल में L लिखा है, 5 मेंबर्ड रिंग है। आप इसको, आप कई बच्चे कहते हैं सर इस नाइट्रोजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर सिंगल 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 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, नॉन प्लेनर होना चाहिए।
मैं आपको बताऊं, ये नाइट्रोजन लोन पेयर अंदर है, बेंजीन रिंग में है, उस प्लेन में है, तो वो इनके साथ कंजुगेशन में डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये लोन पेयर जब ये यहाँ गिरेगा, बगल में डबल बॉन्ड आएगा, तो ये पाई बॉन्ड आगे जाएगा, तो ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन में। इसलिए यहाँ पर 3 सिग्मा ही कंसीडर किए जाएंगे फॉर प्लेनरिटी। समझ में आ गया? स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर भी ये एरोमेटिक है। ये सभी तीनों नियमों का पालन कर रहा है जो ऊपर दिए गए एरोमेटिसिटी के। आप चेक कर लेना, प्लेनर है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, आप चाहो तो ये यहाँ गिरा दीजिए, डबल बॉन्ड बनेगा, इसको आगे पहुंचा दीजिए, यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर ये गिरा, इस तरीके से आप कर सकते हो। कहां पर माइनस आएगा बोलो भाई? जब ये गिरेगा तो ये पाई बॉन्ड आगे जाएगा, तो इस कार्बन पे लोन पेयर आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर ये यहाँ गिरेगा, फिर इसको आगे इस कार्बन पे आएगा माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, इन दोनों स्थान पर माइनस आएगा, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस इन्हीं दोनों पे आकर H प्लस आयन निकल जाएगा। बोलो तब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। लेकिन फिलहाल तुम्हें इतना समझना है, यहाँ जो ये जो 3 नियम है, इन तीनों नियमों का पालन हो रहा है। दिस पायरोल आर एबल टू फॉलो द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ रूल फॉर एरोमेटिसिटी। इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट? इट इज करेक्ट। फर्स्ट प्लेनरिटी, सम कंप्लीट डीलोकलाइजेशन कंप्लीट है पूरे में, और थर्ड हकल रूल का पालन कर रहा है। 4n+2 बराबर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6। कई बच्चा कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन कहा सर आपने, तो 2 2 4 ही हुए सर, ये कहां से हो गया पाई इलेक्ट्रॉन? अरे भाई ये लोन पेयर जब गिरेगा किसी सिग्मा बॉन्ड पर, तो वहां भी तो पाई बॉन्ड बनेगा। बोलो 2 2 4 2 6, तो यहां पर 6 हो गया, n बराबर आ गया। सिमिलरली यू कैन से इन फ्यूरॉन में ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर अंदर एक बाहर है। बोलो तो ये भी यहाँ गिरेगा, ये यहाँ जाएगा, बोलो ये यहाँ जाएगा, इन दोनों स्थानों पर माइनस आ जाएगा। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए यहाँ पर भी हकल रूल का पालन हो रहा है, एरोमेटिक है। यहाँ पर भी होगा थायोफीन, ऑक्सीजन हटा दो, सल्फर लगा दो, ये मेमोरी मेंबर है, दोनों वैलेंसी सेम है, तो ये थायोफीन कहलाएगी। अब आप बताइए ट्रोपिलियम आयन क्या है? कुछ नहीं, बेंजीन का फार्मूला क्या था? C6H6, और ट्रोपिलियम का फार्मूला होता है, देखिए ट्रोपिलियम का केवल होता है C7H8, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे। बोलो बेटा, एक हाइड्रोजन चला गया है तो यहाँ प्लस आ गया है, एक हाइड्रोजन बचा है, तो यहाँ कितना बचा? 7 बचा बेटा, यहाँ प्लस आ गया। बोलो अब बताओ क्या ये एरोमेटिक है? देखते हैं। अब हो गया, पहले नहीं था। ट्रोपिलियम आयन हो गया, पहले नहीं था। ट्रोपिलियम कार्बोकेटायन भी कहेंगे इसको। आयन 2 तरह हो, एनायन और कैटायन। अब सुनो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल खाली ऑर्बिटल, तो भाई ये यहाँ गिरेगा तो ये प्लस यहाँ आएगा, ऐसे सब में डीलोकलाइजेशन हो गया। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4 2 6 है, तो n बराबर बना जाएगा एरोमेटिक है। इसी तरीके लास्ट में एक हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साइक्लोपेंटाडाइइनिल एनायन। अब एनायन है तो डाइइन हो गया, इस कारण पे क्या आ गया? माइनस एनायन हो गया। अब यहाँ पर देखिए डबल सिंगल लोन पेयर, ये यहाँ गिरेगा तो ये यहाँ जाएगा। बोलो ये यहाँ जाएगा, तो लोन पेयर कितने हो गए? 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी हकल रूल का पालन कर रहा है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा हो गया है एरोमेटिसिटी। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे कभी भी तो एरोमेटिक के कैरेक्टर पढ़ना जरूरी है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस इज एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक। तो यू शुड फॉलो द 3 रूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग अबाउट द एरोमेटिसिटी। फर्स्ट, molecule should exhibit the planarity. Second, molecule should exhibit the complete delocalization of pi electrons. At last, molecule should obey the must be obey the Huckel rule. Must be obeyed the Huckel rule. समझ में आ गया? What is the Huckel rule? 4n+2 बराबर pi electron. Where you can calculate the pi electrons, put the value. After that, you will get the value of n. N should be 0 1 2 3 4, not in fraction. Then you are able to decide this is a एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? इसे आप नोट कर सकते हो। एरोमेटिसिटी बताने के लिए निम्नलिखित 3 नियम है। मॉलिक्यूल्स कैसा होना चाहिए? प्लेनरिटी, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए और हकल रूल का पालन करना चाहिए।
समझ में आ गया? इसे नोट कर लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।